लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के 3 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद अब हरियाणा में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर यहां आगे दिखाई दे रही है। अंबाला लोकसभा सीट पर 27,000 वोटों की यहां पर गिनती में आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। सिरसा लोकसभा सीट पर 67,000 वोट से लीड करती नजर आ रही है। हिसार लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर 42,000 से अधिक वोटों से लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भिवानी, महेंद्रगढ़ में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। सिर्फ 7,000 वोटों की लीड यहां पर चौधरी धर्मवीर को मिलती हुई नजर आ रही है। तो फरीदाबाद सीट पर भी जहां जीत का मार्जिन 5 लाख से अधिक था, वो गिर करके यहां 15,000 पर आकर के यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जो 3 घंटे की यहां पर काउंटिंग हुई है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सुखद आंकड़े निकल करके नहीं आ रहे हैं। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, हरियाणा में लगभग ये कहें कि 7 सीटों पर इंडिया अलायंस परचम लहराता नजर आ रहा है। क्या किसानों का फैक्टर इतना बड़ा था? क्या अग्निवीर फैक्टर इतना बड़ा था जिसको कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भुनाने की कोशिश की और सफलता मिलती नजर आती है? क्या मानते हैं? किसानों का फैक्टर भी रहा है, अग्निवीर योजना भी रही है और उसके अलावा प्रदेश सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी रही है। अब उस नाराजगी में किसान आंदोलन भी रहा है कि जी जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में पेश किए गए, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, वो आंदोलन आधार बना, सबसे बड़ा आधार इस नाराजगी का और इस परिणाम का। इसके अलावा यहाँ पर अग्निवीर योजना केंद्र सरकार के द्वारा जो मई 2022 में लाई गई थी, उसके खिलाफ विरोध हुआ। हरियाणा में जो विरोध हमें उसमें पूरे दौरान देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में जो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, वो सबसे बड़ा उसके खिलाफ ही हथियार बनाने में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हथियार बनाने में विपक्ष यहाँ पर कामयाब होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष जो है तमाम उन मुद्दों को, धरातल से जुड़े उन मुद्दों को यहाँ पर हथियार बनाने की कोशिश की गई और नतीजा यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 2019 में एक भी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने पाने की स्थिति नहीं थी, अब कम से कम 6 सीटें निकलती हुई यहाँ से नजर आ रही हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करेंगे अमन जी, यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह कद्दावर नेता, किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन पिछड़ते हुए नजर आ रहे। करीब 40,000 वोट से यहाँ पर राज बब्बर आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक मेवात का था, वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित होता है? देखिए, कई फैक्टर नजर आए इसमें, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं आपस में जो प्रॉब्लम थी और जिस तरह से अलग अलग राहों पे चलते हुए नेता नजर आ रहे थे, उसने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। क्योंकि अगर हम देखें, सिर्फ जो आंकड़े हम गौर करें तो दिनेश नजर आता है कि अंबाला में वरुण चौधरी जो है 29,000 से भी ज्यादा, लगभग 30,000 की लीड ली हुई है। इसके अलावा सिरसा में शैलजा भी तकरीबन 80,000 के आसपास, हिसार में जेपी जो है 4,000 5,000 के आसपास मानिए, सोनीपत में सतपाल जो है 6,000, इसके अलावा रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा 80,000 प्लस, 81,000 प्लस, और इसके अलावा गुरुग्राम जो आप जिक्र कर रहे हैं, राज बब्बर वहां से 38,000 से भी, यानी कि लगभग 40,000 के आसपास की लीड ली हुई है। तो आप ये मानकर चलिए कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पे लगातार बीजेपी फंसती रही। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है किसानों का था, नाराजगी का मुद्दा था, क्योंकि जिस पार्टी ने 2019 में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया, एक भी सीट जीत नहीं होने दी और कांग्रेस पार्टी की, उस पार्टी के पास अब देखा जाए 6 तो कांग्रेस और 1 अगर आपको जोड़ दें तो यहाँ पर 7 सीटें पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आती हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि जो गुस्सा था वो वोटर में तब्दील हुआ है और यहाँ पर बीजेपी को अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जो लगातार 400 पार का नारा दे रहे थे, हरियाणा में 10 की 10 सीटें अपने नाम पर करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दुष्यंत चौटाला का मुझे जिक्र याद आता है, दिनेश जी, उन्होंने कहा था कि बस हमें 2 सीट दीजिए। बीजेपी ने कहा 2 तो बहुत बड़ी बात है, हम आपको 1 भी सीट नहीं देंगे। उसका भी मुझे लगता है खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर बीजेपी का सिमटना ये बताता है कि अब उनकी जो कह सकते हैं कि जो लगातार उनकी जो बयानबाजी थी, अब उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रहे हैं। अमन जी, क्या यहाँ पर जो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी पर दीपेंद्र हुड्डा तमाम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, कि ये चुनावी नतीजे स्पष्ट होने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी या फिर वर्तमान सरकार को गिराने का भी कांग्रेस प्रयास करती नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, इन चुनावों नतीजों के बाद बिल्कुल ऐसा होगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो और ज़्यादा जोश में नजर आएंगे और बिल्कुल इस मुद्दे को उठाएंगे। और यहाँ पर जो अल्पमत में घिरी हुई नजर आती है नायब सिंह सैनी सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना जो कह सकते हैं सरकार छोड़ने की नौबत आ जाए, क्योंकि जो एक मैजिक आंकड़ा है 43-44 का, वो उनके पास नजर नहीं आता। तो ऐसे में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नतीजा आने के बाद कांग्रेस नेता जो हैं अब बीजेपी के ऊपर सवाल उठाएंगे। यहाँ पर बीजेपी लगातार गिरती
हुई नजर आएगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। और देखना ये होगा कि हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी होने हैं उसमें लोकसभा चुनाव का कितना प्रभाव दिखाई देगा। 90 विधानसभा की सीटें हैं, यदि यहां से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जीत दर्ज करता है तो ये मानकर चलिए कि आधे हरियाणा को फतेह करने का काम कर लिया जाएगा। नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाजमीन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें जहां राव इंद्रजीत सिंह काफी कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। यहां पर मेवात में जो मुस्लिम वोट बैंक 20% से अधिक है, वो क्या कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एकजुट होकर के नजर आया? और क्या उस मुस्लिम वोट बैंक का खामियाजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यही उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो अति आत्मविश्वास में नजर आ रही थी कि 2019 में 10 सीटें जीती तो 2024 में भी वो 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, हरियाणा में जहां कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीत बनाती हुई नजर आ रही है तो वहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ये तो अभी तो शुरुआती रुझान है, कुछ ही घंटे यहाँ पर बीतते हुए नजर आ रहे हैं और अभी से ही हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये बन चुकी है तो यहाँ पर जाति समीकरण की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस बार काम करता हुआ नजर आया है। कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर समर्थन दिया है। हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या फिर महिला पहलवानों का मुद्दा हो, ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया और एक एक करके तमाम प्रत्याशियों के खिलाफ ये माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है कि अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में तो ये जरूर सोचना पड़ेगा कि किसी न किसी पार्टी के साथ वो गठबंधन में जरूर आए, वरना चुनाव वो आने वाले वक्त में हारते हुए भी नजर आएंगे। नाजमीन, करनाल से मनोहर लाल खट्टर ने किस रणनीति पे काम किया जहां पर 40,000 वोटों की लीड अभी उनको दिखाई दे रही है? क्या करनाल, जो कि धान का कटोरा कहा जाता है, किसानों का सबसे बड़ा यदि आंदोलन हुआ हरियाणा में तो करनाल में देखने को मिला कि यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष तौर पर करनाल में किया गया। देखिए, करनाल लोकसभा सीट की बात करें जो पंजाबी बहुल्य माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उनकी पार्टी के लोग नजर आए, उनकी ही पार्टी के लोग ये कहते हुए नजर आए कि पंजाबियों को ज्यादा मार्जिन से वोट मत करना, यहाँ पर जीत हासिल मत करवा देना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पर कई ऐसे विधायक नजर आए जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उठते हुए दिखाई दिए। मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देना ये भी एक बड़ा कारण बताया जाता है कि हरियाणा की जनता उन्हें पसंद नहीं करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मनोहर लाल खट्टर पहले कहीं ना कहीं पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे, अब आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय और बाकी है। देखते हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर ऐसे ही आगे चलते हुए नजर आएंगे या फिर उन्हें भी हार का सामना करनाल लोकसभा सीट पर करना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर फिलहाल देखा जाए तो लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा मांग लिया था भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि करनाल में कोई मजबूत उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी मेरे साथ मौजूद है। छोटा सा सवाल रहेगा, शालिनी, क्या विधानसभा चुनाव की रूपरेखा ये लोकसभा के चुनाव के नतीजे तय करेंगे? बिल्कुल दिनेश, जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव का रुझान हरियाणा में देखा जाए तो इस बार बड़ा तख्तापलट होने को ऐसा लग रहा है कि होने वाला है हरियाणा में, क्योंकि जहां कांग्रेस एक भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस न केवल एक बल्कि ये कह सकते हैं कि बराबर की टक्कर दे सकती है बीजेपी को। और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करती दिखाई दे सकती है कई सीटों पर, तो विधानसभा चुनाव पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, हरियाणा में आगामी 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी से करती हुई नजर आएगी तो जाहिर तौर पर इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल देखा जाए तो नायब सिंह सैनी के पास 42 विधायकों का समर्थन है। 87 विधानसभा सदस्यों वाले हरियाणा में इस वक्त बहुमत साबित करने के लिए नायब सिंह सैनी के पास कम से कम 44 विधायक होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके से कहती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब हरियाणा में बीजेपी की सत्ता को बेदखल करने का काम भी किया जाएगा। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।